मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किए थे। शैक्षिक निर्देशन क्या है, व्यावसायिक निर्देशन क्या है और व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इनके उद्देश्य क्या है और निर्देशन के सिद्धांत क्या है, संचयी अभिलेख क्या है, ये सारे बिंदुओं पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। आज के इस कक्षा में हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत उपबोधन, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं, निर्देशन का ही यह एक मुख्य अंग है जी, उपबोधन। तो आज हम लोग इस कक्षा में उपबोधन पर चर्चा करेंगे। काउंसलिंग, उपबोधन। उपबोधन भी एक विशिष्ट सेवा है और उपबोधन में दो व्यक्तियों का आपसी संबंध आवश्यक होता है। उपबोधन का अर्थ है परामर्श, अर्थात मिलकर विचार करना। यानी दो व्यक्तियों के आपसी संबंध होने पर वे दोनों व्यक्ति किसी मुद्दे पर मिलजुल कर अपना विचार व्यक्त करते हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यह है उपबोधन। यानी इसका मतलब है परामर्श। इसका मतलब है कि किसी बिंदु पर दो व्यक्तियों द्वारा आपस में मिलजुल कर विचार करना, यानी मतों का परस्पर आदान प्रदान उपबोधन के अंतर्गत आता है। उपबोधन की परिभाषा कई विद्वानों ने बहुत ही बढ़िया ढंग से व्यक्त किया है। एक विद्वान है रूथ स्ट्रॉन्ग, लिख देते हैं। एक विद्वान है रूथ स्ट्रॉन्ग, दूसरे हैं मायर्स, तो रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परिभाषा क्या है, फिर बताएंगे आपको मायर्स के अनुसार क्या है परिभाषा। रूथ स्ट्रॉन्ग जो है विद्वान, वे कहते हैं कि उपबोधन दो व्यक्तियों के आमने सामने का वह रिश्ता है जिसमें उपबोधक तथा उपबोधन प्राप्त करने वाला दोनों व्यक्तियों का विकास होता है। उपबोधक कौन हुआ? जो व्यक्ति समस्या लेकर आता है, उस व्यक्ति की समस्या के समाधान में अपना मत देता है, वह उपबोधक है। यानी उपबोधन करने वाला और उपबोधन प्राप्त करने वाला, ये दो व्यक्ति, उपबोधक और उपबोधन प्राप्त करने वाला, दोनों व्यक्तियों के आपसी संबंध और जिसमें दोनों व्यक्तियों का विकास होता है, उपबोधन कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? रूथ स्ट्रॉन्ग ने।
दूसरी जो परिभाषा है वह मायर्स ने दी है। मायर्स ये बहुत बड़े विद्वान हैं। मायर्स ने कहा कि उपबोधन दो व्यक्तियों के ऐसे संबंध का परिसूचक है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख आए समस्याओं के समाधान के प्रति सहायक होता है। माने दोनों व्यक्ति कम से कम इसमें दो व्यक्ति होना जरूरी है उपबोधन में, और उपबोधन में दोनों व्यक्ति में ऐसा संबंध होना चाहिए कि उनमें से किसी एक ने कोई समस्या को उठाया, कोई समस्या को लेकर आया तो दूसरा उसके समस्या के समाधान में सहायक होता है। ये भी बहुत बढ़िया परिभाषा मायर्स ने दी है। तो उपबोधन क्या है आप समझ गए होंगे। उपबोधन में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। उपबोधन में मतों का परस्पर आदान प्रदान होता है। उपबोधन में दोनों व्यक्तियों का विकास होता है। उपबोधन में अगर कोई एक व्यक्ति भी समस्या लेकर आता है तो उसके समाधान के प्रति दूसरा व्यक्ति भी जागरूक हो जाता है और उसमें सहायक होता है। ये है उपबोधन। अब इसकी विशेषताएं क्या है, ये विशेषताएं के अंतर्गत ही विशेषताएं हैं क्या, ये जो हमने बताया कि दो व्यक्तियों का आपसी तालमेल होना जरूरी है, आपसी संबंध होना जरूरी है। और इसके बाद किसी इसमें और भी है कि उपबोधन क्या होना चाहिए, तो उपबोधन प्रजातंत्र पर आधारित होता है। उपबोधन जो है प्रजातंत्र पर आधारित होता है, यानी उपबोधन प्राप्त करने वाले को भी यह छूट रहती है कि वह अपना विचार प्रकट करे। प्रजातांत्रिक भावना और भी विशेषता है इसकी कि उपबोधक और उपबोधन प्राप्त करने वाला दोनों में, यानी उपबोधक को उपबोधन प्राप्त करने वाले के प्रति सौहार्दपूर्ण भावना व्यक्त करनी चाहिए। अपनापन, सौहार्दपूर्ण, मिलनसार, इस तरह की भावना जो उपबोधन प्राप्त करने आता है उसके प्रति उपबोधक की होनी चाहिए। तो इस प्रकार उपबोधन की विभिन्न विशेषताएं भी स्पष्ट होती हैं। आपको याद हो गया होगा कौन कौन सी विशेषताएं हमने चर्चा किया। पहला, इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा, दोनों व्यक्तियों का आपसी संबंध होना आवश्यक है। दोनों व्यक्तियों द्वारा एक के समस्या के समाधान के लिए दोनों को सहायक होना पड़ता है। दोनों मिलजुल कर समस्या का समाधान करते हैं। उपबोधन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अवबोध को जागृत करता है। इसमें उपबोधन जो है वह प्रजातांत्रिक भावना पर आधारित है, अर्थात उपबोधन प्राप्त करने वाला भी अपने विचार को व्यक्त कर सकता है और उपबोधक को उपबोधन प्राप्त करने वाले के प्रति श्रद्धा भाव, मिलनसार भाव, सौहार्दपूर्ण भाव व्यक्त करना चाहिए। ये है उपबोधन की विशेषताएं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि उपबोधन के सिद्धांत क्या हैं। उपबोधन के सिद्धांत। उपबोधन के सिद्धांत तीन तरह के सिद्धांत हैं इसके। तीन तरह के। पहला है निदेशक सिद्धांत। जिसे कहेंगे निर्देशात्मक, कहेंगे और अच्छा है, लिख देते हैं निर्देशात्मक। एक मिनट।
निर्देशात्मक सिद्धांत। दूसरा है अनिर्देशात्मक सिद्धांत। और तीसरा है सकलनात्मक सिद्धांत। सकलनात्मक सिद्धांत, ये तीन तरह के सिद्धांत की चर्चा है। तो पहला जो है निर्देशात्मक सिद्धांत, इसके कई अंग हैं। निर्देशात्मक इंग्लिश में भी आप जान सकते हैं। निर्देशात्मक में डायरेक्टिव मेथड, अनिर्देशात्मक इनडायरेक्टिव मेथड, सकलनात्मक एक्लिप्टिक मेथड। एक्लिप्टिक ECLICTIC एक्लिप्टिक मेथड। तो निर्देशात्मक सिद्धांत में आपको कई बिंदुओं से गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे मुख्य है विश्लेषण। विश्लेषण विश्लेषण इसके बाद है आधार सामग्री। आधार सामग्री इसके बाद है परिकल्पना। परिकल्पना निर्माण। इसके बाद है परीक्षण। इसके बाद है सुधार। इसके बाद है समस्या समाधान। समस्या समाधान ये नीचे से शुरू होता है। एरो इसका ऊपर की तरफ रहेगा, यानी सबसे पहले विश्लेषण आता है, इससे जाता है ऊपर की तरफ। इस तरह से निर्देशात्मक सिद्धांत में मुख्य बिंदु विश्लेषण, आधार सामग्री, परिकल्पना निर्माण, परीक्षण, सुधार, तब समस्या का समाधान। इसी तरह से दूसरा जो है अनिर्देशात्मक सिद्धांत, ये एक हो गया। दूसरा है अनिर्देशात्मक। अनिर्देशात्मक सिद्धांत, इसमें भी इसी तरह से इसमें भी सबसे नीचे इसमें है समस्या। इसके बाद है निदान। इसके बाद है परिकल्पना निर्माण। इसके बाद है परीक्षण। इसके बाद है सुधार और इसके बाद है समस्या समाधान। समस्या समाधान यह भी जो है नीचे से ही जाता है। सबसे पहले इसमें समस्या आता है। इसी प्रकार सकलनात्मक सिद्धांत, इसको ऊपर लिख देते हैं, तीसरा बिंदु यहाँ जाएगा। देखते हैं तीसरा है अनिर्देशात्मक सकलनात्मक। दूसरा हो गया अनिर्देशात्मक, तीसरा है
सकलनात्मक सिद्धांत। सकलनात्मक सिद्धांत, इसमें भी इसी तरह से इसमें है साक्ष्य संकलन, सबसे नीचे साक्ष्य संकलन, इसके बाद है संकल निर्धारण, संकल निर्धारण, तीसरा है परिकल्पना, परिकल्पना निर्माण, चौथा है परीक्षण, इसके बाद है सुधार और समस्या समाधान, समस्या समाधान। ये भी नीचे से एरो ऊपर की तरफ जाएगा। ये है तीनों विशेषताएं, दिख रहा होगा आपको। चर्चा भी कर देते हैं। देखिए, उद्बोधन के 3 सिद्धांत, पहला है निर्देशात्मक सिद्धांत, दूसरा है अनिर्देशात्मक सिद्धांत और तीसरा है सकलनात्मक सिद्धांत। निर्देशात्मक सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टिव मेथड, अनिर्देशात्मक को इनडायरेक्टिव मेथड और सकलनात्मक को एक्लिप्टिक मेथड। तो इसके कई भाग हैं। जैसे निर्देशक सिद्धांत के मुख्य जो भाग है वह है विश्लेषण। विश्लेषण करते हैं। पहला विश्लेषण, किसी बिंदु पर हम लोग विस्तार से आपस में मिलजुल कर उस पर परिचर्चा करते हैं, उस पर मतों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें विश्लेषण, और उस विश्लेषण का आधार होना चाहिए, आधार सामग्री उसका तर्क में सही होना चाहिए। तो आधार सामग्री, और क्या करते हैं? परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना पढ़ाई थे कि अजमाइशी कथन, कि क्या करने से उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित कथन जिसको कहते हैं, माने संभावित समस्या का हल निकालना, संभावना ऐसा व्यक्त करना, या ऐसे कर देने से इस समस्या का हल हो सकता है। ये संभावित कथन, अजमाइशी कथन जिसको कहते हैं। तो परिकल्पना का निर्माण करते हैं और इसके बाद उसका टेस्ट करते हैं, परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। तो और जो परीक्षण करने पर जो रिजल्ट आता है तो कैसा है, उसमें सुधार की कुछ और ज़रूरत है कि नहीं, उसको देखते हैं। और जब हो जाता है तब उसकी समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस तरह से इस पर डिस्कस हम लोग करते हैं। उद्बोधन में के सिद्धांत में सबसे पहले यहाँ विश्लेषण, जो अगर विश्लेषण पर हम विश्लेषण से शुरू करते हैं तो वह उसका निर्देशात्मक या डायरेक्टिव मेथड है। तो पहले विश्लेषण इसका है, दूसरे बाद है आधार सामग्री, तीसरा परिकल्पना निर्माण, चौथा परीक्षण, पांचवा सुधार और छठवां है समस्या समाधान। अगर हम अनिर्देशात्मक सिद्धांत की चर्चा करते हैं, इसके सिद्धांत से हम चलते हैं, तो हम सबसे पहले समस्या पर चर्चा करें। दो व्यक्ति जुट गए, समस्या को प्रस्तुत किए, तो समस्या, फिर उसका निदान क्या होगा इस पर बात किए। तो पहला समस्या, तब निदान क्या होगा, तब निदान के लिए क्या क्या करना होगा, वो अजमाइशी कथन बनाएंगे, परिकल्पना बनाएंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे, फिर उसमें सुधार जो होगा करेंगे, फिर जाकर समस्या का समाधान होगा। तो इस मेथड के द्वारा, जिसे हम कहते हैं अनिर्देशात्मक सिद्धांत। और सकलनात्मक सिद्धांत में साक्ष्य जुटाएंगे, साक्ष्य को एकत्रित कर, संकलन बने इकट्ठा करना। तो साक्ष्य के जुटाएंगे, पिछला समस्या लेके आए तो पीछे ऐसे समस्या हुआ था अमुक को, तो उसके लिए कैसे कैसे वो हल हुआ, पिछला कोई उदाहरण, पिछला कोई घटित घटना, इस तरह से साक्ष्य को हम कलेक्ट करते हैं।
इतिहास के पन्नों से, विभिन्न व्यक्ति के अनुभवों से, तो हम क्या करते हैं, सकलनात्मक में तो साक्ष्य को इकट्ठा करते हैं और उस साक्ष्य इकट्ठा करके उसका निर्धारण करते हैं कि कौन कौन से इस समस्या के निदान में सहायक हो सकते हैं। तो पहला है साक्ष्य का संकलन, दूसरा है संकल्प का संकलन करके इसके बाद निर्धारण करना उसको, इसके बाद फिर उसमें भी परिकल्पना बनाएंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे, फिर सुधार उसमें जो होगा करेंगे, तो सब तब जाकर समस्या का समाधान होता है। तो उपबोधन के ये 3 सिद्धांतों की भी चर्चा की गई। अब हम लोग 2 चीज पढ़े, निर्देशन और उपबोधन। तो दोनों में क्या अंतर महसूस हो रहा है? दोनों शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या अंतर है। निर्देशन एवं उपबोधन में अंतर। क्या क्या अंतर है? तो हम लोग जाने कि निर्देशन जो है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और उपबोधन का क्षेत्र सीमित है, संकुचित है, और यह निर्देशन के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है और निर्देशन के अंतर्गत ही यह एक विशिष्ट सेवा का कार्य करता है। क्लियर? कि निर्देशन का जो क्षेत्र है वह व्यापक है और उपबोधन का जो क्षेत्र है वह सीमित है, संकुचित है, और उपबोधन जो है निर्देशन के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। दूसरा बिंदु क्या है? तो निर्देशन जो है, निर्देशन वह सेवार्थी केंद्रित होता है, व्यक्ति केंद्रित जो समस्या लेकर आता है उस पर केंद्रित होता है, लेकिन उपबोधन जो है वह समस्या केंद्रित होता है कि समस्या क्या है उस पर वो फोकस करता है, केंद्रित होता है। ये दोनों में एक ये भी अंतर है। तो निर्देशन सेवार्थी केंद्रित होता है और उपबोधन समस्या केंद्रित होता है। ठीक है? निर्देशन क्या है कि निर्देशन जो है वह एक दर्शन है, दर्शन है, दृष्टि। दर्शन का अर्थ है दृष्टि, और ऐसा दर्शन है जो विभिन्न संस्थाओं के दर्शन से जुड़ा हुआ है। और ये उपबोधन क्या है? उपबोधन उस दर्शन के अनुसार तंत्र इकट्ठा करता है, उस दर्शन के अनुसार कार्य करता है। तो ये है, तो ये भी क्लियर हो गया। निर्देशन की परिणत जो है वह है दिशाबोध, यानी निर्देशन क्या करता है? दिशा दिखाता है। और उपबोधन की परिणत क्या है? यानी उपबोधन का कार्य है आत्मबोध। यह भी एक प्रमुख अंतर है। उस निर्देशन की परिणत दिशाबोध और उपबोधन की परिणत आत्मबोध है। इसके बाद और भी कई बिंदु हैं, जैसे निर्देशन में कई विधियों का सहारा लिया जाता है, कई विधियों का, लेकिन उपबोधन में कुछ सीमित विधियों का ही सहारा लिया जाता है। तो इस प्रकार निर्देशन और भी है, जैसे निर्देशन अपने स्वरूप की दृष्टि से
कम बदलता है, निर्देशन स्वरूप की दृष्टि से कम बदलता है, कम परिवर्तनशील है, लेकिन उपबोधन अपने स्वरूप की दृष्टि से अधिक परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो इन दोनों में अंतर हैं वो इन प्रमुख बिंदुओं से स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कंबाइंड रूप में हम लोग यही चर्चा किए। ये आज इस कक्षा में इस टॉपिक को हम समापन करेंगे कि निर्देशन क्या है, निर्देशन के 3 भाग कौन कौन हैं और निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं, निर्देशन के अंतर्गत उपबोधन क्या है, उपबोधन की विशेषताएं क्या हैं, उपबोधन के सिद्धांत क्या है, निर्देशन और उपबोधन में अंतर क्या है। सारे बिंदुओं पर हम लोग कई कक्षाओं में इस पर चर्चा किए। संक्षेप में हम एक आज समेटना चाहेंगे कि निर्देशन क्या है। निर्देशन में अपने विचार को दूसरे व्यक्ति की जो समस्या लेकर आता है उस पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि निर्देशन में हमें ऐसे उस व्यक्ति को दिशा दिखाना चाहिए ताकि वह अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढने में सक्षम हो सके, अपने समस्या का निदान स्वयं कर सके, अपना बोझ, अपने जीवन का बोझ वह स्वयं ढो सके। इस तरह उसमें क्षमता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दिया था कई विद्वानों ने परिभाषा निर्देशन में क्या होता है। तो निर्देशन में होता है कि जो निर्देश प्राप्त करने आता है उसके रुचियों को जानिए, उसके अभिक्षमताओं को जानिए और उसके अनुसार उसे समाज में समंजित होने के लिए साहस प्रदान करिए ताकि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं करते हुए समाज में समंजित हो सके। असली निर्देशन वही है जो उसे आत्मनिर्देशन की ओर ले जाए, और निर्देशन व्यक्ति को अपने आप में यानी अपने आप को पहचानने में मदद करता है, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और कई इन्होंने ये क्रो और प्रो ने भी बहुत अच्छा परिभाषा दिया कि निर्देशन देना नहीं, अपने विचार को किसी पर थोपना नहीं, दूसरों द्वारा निर्णय करने की अपेक्षा आप स्वयं निर्णय कर देना नहीं, बल्कि योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उसे इस योग्य बनाना कि ताकि वह अपना निर्णय स्वयं कर सके, अपने जीवन का बोझ स्वयं हो सके। तो इस निर्देशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है। और इसके 3 भाग पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि व्यक्तिगत निर्देशन जो व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समाधान में सहायता प्रदान करता है, और व्यवसायिक निर्देशन जो उसे व्यवसाय को चुनने, उसमें प्रवेश करने, उसके लिए तैयारी करने और उसके बारे में उसमें निपुणता लाने, व्यवसाय के प्रति निपुणता लाने में मददगार होता है, वह है व्यवसायिक निर्देशन। और शैक्षिक निर्देशन पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि शैक्षिक निर्देशन बालक को विषय को चुनने, पाठ्यक्रम को चुनने और उसमें पारंगत होने, उसमें उसके रुचियों के अनुसार उसके विषय के प्रति रुझान को विकसित करने, इस तरह के भाव को जगाना, ये है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत। तो हम लोगों ने चर्चा किया और इसके बाद हम लोगों ने तीनों को अलग अलग कि व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं और इसकी आवश्यकता क्या है, ये भी हम लोग विस्तार से चर्चा किया। फिर हम लोग व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, ये भी चर्चा किया। और शैक्षिक निर्देशन के भी उद्देश्य क्या है और आवश्यकता क्या है, इस पर भी चर्चा किया। फिर हम लोग संचयी अभिलेख के बारे में भी चर्चा किया था कि बालक जब से विद्यालय में प्रवेश लेता है और जब तक विद्यालय छोड़ता है, उस बीच का सारा लेखा जोखा संचयी अभिलेख है और उसके आधार पर बालक के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। और संचयी अभिलेख की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है कि
बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। बालकों के अनुसार जो शिक्षक में भी विषय की पारंगतता या ये कहें कि व्यावसायिक निष्ठा को बढ़ाया जाए और छात्रोपयोगी जो कहते हैं क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ये समय समय पर उसका सही ढंग से आयोजन किया जाए। कई बिंदुओं से संचयी अभिलेख की भी आवश्यकता महसूस होती है, जिसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है। तो संचयी अभिलेख पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था और ये आपके मूल्यांकन पर भी चर्चा किया था। मूल्यांकन निर्णय परक होता है। मूल्यांकन में क्या क्या होता है हम लोग बताए थे कि मूल्यांकन का निश्चित मापदंड होता है। मूल्यांकन के विविध मानदंड जो होते हैं मूल्यांकन के, उसके विविध आधार होते हैं। ये द्विमुखी प्रक्रिया है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इस सारी चर्चा किए थे। मूल्यांकन भी आवश्यक है। इससे क्या होता है कि इससे बालक के विकास में, उसके समस्या के समाधान में सहायता प्राप्त होती है और जैसी ज़रूरत होती है उस तरह का हम लोग उसके लिए व्यवस्था करते हैं। मूल्यांकन पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था और उसके अंतर्गत आज जो उपबोधन पर हम लोगों ने चर्चा किया, तो उपबोधन क्या है? तो उपबोधन भी एक विशिष्ट सेवा है। जैसे निर्देशन एक विशिष्ट सेवा है, वैसे उपबोधन भी एक विशिष्ट सेवा है, जो केंद्रवर्ती सेवा के रूप में निर्देशन के अंतर्गत कार्य करती है। केंद्रवर्ती सेवा के रूप में कार्य करती है, लेकिन निर्देशन के अंतर्गत ही कार्य करती है। और उपबोधन है क्या, अभी हमने बताया। उपबोधन दो व्यक्तियों के आपसी संबंध का परिसूचक है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख आए समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। इसमें मतों का परस्पर आदान प्रदान होता है, मिलकर विचार किया जाता है। तो उपबोधन का क्या अर्थ है? परामर्श। और उपबोधन की विशेषताएं भी हमने बता दिया कि उपबोधन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें दो व्यक्तियों का संबंध आवश्यक होता है। दो व्यक्तियों की भावना प्रजातांत्रिक भावना पर आधारित होती है, यानी उपबोधन प्राप्त करने वाले को भी अपने मत को रखने का अधिकार है और इसमें उपबोधक को उपबोधन प्राप्त करने वाले के प्रति सौहार्दपूर्ण भावना रखनी चाहिए। और उपबोधन में हमने ये भी बताया कि ये जो क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अवबोध को जागृत करने में भी सहायक होता है। तो ये उपबोधन की विभिन्न विशेषताएं। सिद्धांत भी हमने बताया तीन तरह के: निर्देशात्मक, डायरेक्टिव मेथड, अनिर्देशात्मक, इनडायरेक्टिव मेथड और सकलनात्मक, एक्लिप्टिक मेथड। तीनों को कैसे निर्देशात्मक हम विश्लेषण से शुरू करते हैं। विश्लेषण, तब उसके लिए आधार सामग्री, और आधार सामग्री मतलब साक्ष्य, यही है। तो विश्लेषण, आधार सामग्री, और उसके बाद परिकल्पना बनाते हैं, परिकल्पना निर्माण, परीक्षण, सुधार और समस्या समाधान। इसी तरह अनिर्देशात्मक की भी हम लोग चर्चा किए। उसमें समस्या, फिर उसका समाधान क्या होगा, फिर उस पर परिकल्पना बनाते हैं, परीक्षण करते हैं और सुधार करते हैं और समस्या का समाधान होता है। फिर सकलनात्मक में क्या कहते हैं कि पहले साक्ष्य को संकलन करते हैं, फिर उस संकलन का निर्धारण करते हैं, फिर परिकल्पना बनाते हैं, परीक्षण करते हैं और सुधार करते हैं और समस्या का समाधान होता है। तो तीन तरह के सिद्धांत, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। सकलनात्मक, पहला है निर्देशात्मक, दूसरा है अनिर्देशात्मक और तीसरा सकलनात्मक। और अंत में हम निर्देशन और परामर्श के अंतर पर भी आपको फोकस किए कि क्या है। तो निर्देशन जो है इसका क्षेत्र व्यापक है, उपबोधन का क्षेत्र जो है वह संकुचित है। उपबोधन निर्देशन के अंतर्गत ही एक केंद्रवर्ती सेवा के रूप में कार्य करती है। और भी हमने बताया कि निर्देशन का अर्थ है प्रेरक है दिशाबोध और उपबोधन का प्रेरक है आत्मबोध। और भी हमने बताया कि निर्देशन जो है अपने स्वरूप की दृष्टि से कम बदलता है, लेकिन उपबोधन जो है अपने स्वरूप की दृष्टि से अधिक परिवर्तनशील होता है। और नेक्स्ट, निर्देशन जो है उसमें कई विधियों का सहारा लिया जाता है, लेकिन उपबोधन में कुछ सीमित विधियों का ही सहारा लिया जाता है।
इस प्रकार आगे निर्देशन एक दर्शन है जो विभिन्न संस्थाओं के दर्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उपबोधन क्या है, उस दर्शन के मुताबिक तंत्र इकट्ठा करता है। और भी है, जैसे निर्देशन सेवार्थी केंद्रित होता है, लेकिन उपबोधन जो है वह समस्या केंद्रित होता है। ये सारे बिंदुओं पर आज हम लोगों ने फोकस किए और सारी चर्चाएं किए। कई कक्षाओं में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत हम लोगों ने कई मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किए। आज हम इस कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।